आज टॉपिक में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, किसकी बात करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं? ठीक है, तो प्लाज्मिड वेक्टर में जो प्लाज्मिड बैक्टीरिया सेल्स में नेचुरल फॉर्म से पाया जाने वाला दोहरे स्टैंड वाला डीएनए मॉलिक्यूल है। क्या है? दोहरे स्टैंड वाला क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल होता है। और जो न्यूक्लियोटाइड के क्रोमोसोमल डीएनए से बाहर स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? जो क्रोमोसोमल होते हैं डीएनए से बाहर स्थित होते हैं। और इसमें एक द्विगुणन प्रारंभ होता है। क्या होता है? द्विगुणन प्रारंभ होता है। और इस स्थल पर जब द्विगुणन प्रारंभ स्थल पर तथा इनका विभाजन सेल डिवीजन से अलग स्वतंत्र रूप से होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन से अलग स्वतंत्र रूप से होता है। तो चलिए बात करते हैं प्लाज्मिड वेक्टर बैक्टीरिया सेल्स। प्लाज्मिड बैक्टीरिया सेल्स, तो इस सेल्स में क्या होता है? एक से लेकर सैकड़ों हो सकते हैं। क्या मतलब डीएनए के जो पार्टिकल्स हैं एक से लेकर सैकड़ों तक हो सकते हैं। और डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें किसी पोषक यानी सेल्स से या सेल्स में गुणन की क्षमता होती है, मतलब उनकी जो रेप्लिकेशन क्रिया होती है तो उनमें क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन क्रिया होती है। तथा जिनमें क्लोन किए जाने वाले विजाती डीएनए खंड को जोड़ा जा सकता है। मतलब एक अलग से अलग जाति का यानी अलग स्पीसीज का क्या किया जाता है? डीएनए जोड़ा जा सकता है। तो वेक्टर का मतलब कि जोड़ा जाता है और वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? संवाहक, या फिर हम उसे वेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्लाज्मिड में सफल वेक्टर के सभी गुण नहीं होते हैं। मतलब कि जो प्लाज्मिड में सफल वेक्टर के सभी गुण क्या होते हैं? नहीं होते हैं। अतः उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा क्या किया जाता है? बदल दिया जाता है। किसके द्वारा बदला जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बदल दिया जाता है। अधिकतर प्लाज्मिड्स में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंट जीन होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होते हैं। और इसी में क्या होता है? विजातीय जीन उत्पाद के प्राप्त करना। तो जीन कैसे प्राप्त करते हैं? विजातीय जीन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो उसके लिए हमें क्या करना है? वर्णन करना है। जैसे कि ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। विजातीय जीन मतलब जो फॉरेन से प्राप्त किए जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट जीन जो रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल्स में क्या है? रिप्लेसमेंट करने पर सेल के साथ वेक्टर से एड्स फॉरेन डीएनए क्या होता है? या एलियन डीएनए का भी रेप्लिकेशन हो जाता है। मतलब कि अगर उसमें कोई वेक्टर के साथ जोड़ते हैं तो उसमें जो एलियन डीएनए का भी क्या होता है? रेप्लिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। किसी भी टाइप के रिकम्बिनेंट यानी किसी भी टाइप के रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एंड ऑब्जेक्ट मतलब अंतिम अवस्था वस्तु तक वांछित प्रोटीन प्राप्त करना होता है। मतलब ये क्रिया तब तक चलती है जब तक क्या होती है? ये क्रिया समाप्त नहीं हो जाती तब तक चलती है। अब देखते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, यानी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होती है? डिफरेंट टाइप के हेट्रोजीनस होस्ट में यदि प्रोटीन कोडिंग जीन अभिव्यक्त होती है तो ऐसी प्रोटीन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहलाती है। क्या कहलाती है? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहलाती है। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो इस प्रक्रिया पूरी हो जाने पर अंतिम उत्पाद एकत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? अंतिम उत्पाद एकत्रित किया जाता है। और उस अंतिम उत्पाद में कंटिन्यूअस कल्चर की क्रिया होती है। तो जैसे कंटिन्यूअस कल्चर मतलब कि जो सतत क्या होता है? संवर्धन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस कल्चर। यानी कि ये क्रिया क्या होती है? पूर्ण रूप से हमेशा चलती रहती है, कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कल्चर लॉन्ग टाइम तक यानी एक लंबे समय तक चलता रहता है। क्या करता है? एक लंबे समय तक चलता है। और तथा कल्चर मीडियम में पोषक पदार्थ उसी मात्रा में मिलाए जाते हैं जिस रेट पर उनका उपयोग होता है। क्या होता है? जिस रेट पर उनका उपयोग होता है। एक और माध्यम को बाहर निकालने
का भी प्रबंध होता है। मतलब एक और क्या होता है, एक माध्यम से बाहर निकालने का भी काम होता है और ये क्रिया लंबे समय तक चलती रहती है। तो चलिए देख लेते हैं इनके क्या प्रॉफिट होते हैं, क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ कंटिन्यूअस कल्चर मतलब इनके क्या लाभ होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट इसका, अनुकूलतम वृद्धि पर दर बनाए रखी जाती है। मतलब उनकी वृद्धि क्या होती है, अच्छे समय तक बनी रहती है। दूसरी बात है, उत्पादन अधिक होता है। मतलब उनकी जो उत्पादन क्षमता होती है अधिक होती है, क्योंकि दो बेंचों के बीच गैर उत्पादक समय नहीं होता। मतलब दो बेंचों के बीच क्या होता है, लगाया गया समय नहीं होता है, उत्पादक समय नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, यह नियंत्रण के बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। मतलब ये कंट्रोल करने में अधिक क्षमता रखता है, इसलिए ये ज़्यादा उपयोगी है। चौथा पॉइंट, बहुत बड़े बायोरिएक्टर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उत्पादन लगातार होता रहता है, इसलिए इनमें आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हम बात करते हैं बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, तो बायोरिएक्टर्स में इसे क्या कहते हैं, मतलब बायोरिएक्टर्स हैं क्या। ठीक है, तो यह एक लार्ज पार्ट है के समान होता है। मतलब एक एक बड़ा बर्तन होता है रिएक्टर्स, जिसे हम जैव रिएक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि सूक्ष्म जीवों, पौधों यानी प्लांट्स, एनिमल्स व ह्यूमन सेल्स यानी मानव कोशिका का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट प्रोडक्ट विशेष एंजाइमों आदि में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। जिससे क्या होता है, इनमें कच्चे माल को क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को या उत्पाद को क्या है, एंजाइम आदि में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है और उनसे एक एंजाइम रस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, एंजाइम रस, और जिससे क्या होता है, उनके जीन निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इसी में क्या होता है, बायोरिएक्टर्स में रिकाम्बिनेंट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाती है। मतलब उनसे वांछित जीन को निकालने के लिए क्या किया जाता है, मतलब उनमें विभिन्न प्रकार के अनुकूलतम टेम्परेचर दिए जाते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, जैसे मान लिया ताप देंगे कम या ज़्यादा ताप में, या फिर पीएच स्केल, पावर हाइड्रोजन यानी तापमान देंगे, और क्रियाधार लवण जैसे विटामिन्स, ऑक्सीजन आदि का क्या है उसमें लाया जाता है, जिससे क्या हो सके, उनकी अनेक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने से उसमें क्या है, वांछित जीन हमारे प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला बायोरिएक्टर बिलोडन प्रकार का है। क्या है, बिलोडन प्रकार का है। तो चलिए देख लेते हैं, इसका चित्र देखते हैं कि चित्र में क्या क्या दिखाया जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले चित्र देख लेते हैं। चित्र में जैसे कि ये दिखाया जा रहा है ना, आप देख रहे होंगे कि पहले आप इसमें मोटर देख रहे हैं। ये मोटर क्या होती है, घूर्णन करती रहती है और इसमें एसिड बेस ऑफ हाइड्रोजन कंट्रोल डाले जाते। क्या है, पीएच कंट्रोलिंग होती है, जो इनको पीएच को कंट्रोल करता है। मतलब क्षार, मतलब कि अम्ल, यानी अम्ल और क्षार डालते हैं तो इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है फोम ब्रेकर, मतलब इनको ब्रेक किया जाता है। मतलब रोकने वाले ब्रेकर होते हैं जो उनको रोकने में सहायता करते हैं। दूसरा इसमें पार्ट देख रहे हैं, स्टीम फॉर द स्टेरिलाइजेशन, मतलब जिसमें वाष्प बनती है वो इसके द्वारा क्या है, तो ये बाहर चली जाती है। और इसमें फ्लैट ब्लेडेड एम्प्लीयर होते हैं जो क्या करते हैं, चपटे ब्लेडर होते हैं जो उनको क्या करते हैं, घूर्णन करने में सहायता प्रदान करते हैं। और ये कल्चर ग्रोथ होता है, ये भी क्या करता है, कल्चर को क्या करता है, जो प्रोडक्ट डाले जाते हैं उनको मिक्स करता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, स्टेराइल एयर होता है। क्या होता है, ये स्टेराइल एयर नीचे से जो वायु होती है उसको बाहर निकालने में सहायता करता है। तो यह एक तरह की क्या होता है, साधारण बिलोडन हौज होता है या फिर बायोरिएक्टर हौज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका, नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि मान लिया जाए इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसफ़र। तो अब इसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। मतलब उसमें बढ़ाया जाता है इस एरिया में, ताकि ये ऑक्सीजन ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऑक्सीजन के बुलबुले निकलते हैं और गैस इंटरटेनमेंट करते हैं। मतलब उसमें गैस के बाहर पार्टिकल्स निकलते हैं और दबाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है,
तो इनके बबल्स क्या है, ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया। जब ऑक्सीजन क्या करते हैं, डालते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, इनके बबल्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये होता है दंड विलोडक हौज। ये क्या होता है, दंड विलोडक हौज होता है। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, जैसे कि दंड विलोडक हौज रिएक्टर क्या होता है, हौज रिएक्टर्स में क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये भी रिएक्टर्स एक तरह का चल रहा है। तो दंड विलोडक हौज जैव रिएक्टर्स, इसमें क्या होता है, स्पॉर्जेड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स, ठीक है। स्टर्ड टैंक रिएक्टर में क्या है, चेंज्ड, मतलब कुछ चेंज होता रहता, मतलब बदलाव किया जाता है। और स्पर्ज स्टर्ड टैंक रिएक्टर बनाया गया है। और इसमें विलोडक एक छड़ के रूप में होता है। कैसा होता है, एक छड़ के रूप में होता है। और इसमें चपटे फलक वाले इम्पेलर के रूप में नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें इम्पेलर क्या होते हैं, रूप में नहीं पाए जाते, पत्तियां नहीं होती है जो उनको क्या है, घूर्णन में सहायता करती, ये नहीं होते हैं। और वायु को छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में क्या करते हैं, बायोरिएक्टर में प्रवेश कराया जाता है। मतलब कि बुलबुलों के रूप में बायोरिएक्टर में क्या है, प्रवेश कराया जाता है। किसको प्रवेश कराया जाता है, एयर को, मतलब जो वायु होती है उसमें डाला जाता है। तो उसमें ऑक्सीजन के बुलबुले छोटे छोटे निकलते हैं। और ये छोटे छोटे बुलबुले बनने के कारण ऑक्सीजन का स्थानांतरण भी बेहतर होता है। और ये जब बुलबुले बनेंगे तो उनका ऑक्सीजन का क्या होता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि इनका सतही क्षेत्रफल अधिक होता है। मतलब जो उनका क्षेत्रफल होता है अधिक होता है। और यह एक बेहतर प्रकार का जैव रिएक्टर है। क्या है, बेहतर प्रकार का जैव रिएक्टर है। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मैं बात करता हूँ काइटिनेज, और ये एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है काइटिनेज। मतलब ये टॉपिक में कई बार आया हुआ एग्जाम में है, ठीक है। काइटिनेज क्या बोलते हैं, ये कवकों में होता है। किस में होता है, कवकों में यह क्रिया संपन्न होती है। यह एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है यह एक प्रकार का एंजाइम है जो काइटिन, मतलब कि कवकों की कोशिका भित्ति के पॉलीसैकेराइड, मतलब कि पाचन के लिए आवश्यक होता है। मतलब काइटिनेज जो एंजाइम होता है क्या करता है, पॉलीसैकेराइड के पाचन के लिए आवश्यक होता है। और यह बात भी आवश्यक है कि इसमें जो काइनेट एंजाइम होता है वो उनके कवकों में ही पाया जाता है, ठीक है। तो अगर देखते हैं कि अगर डीएनए को एक कवक कोशिकाओं से प्राप्त करना हो तो हम क्या करते हैं, काइटिनेज एंजाइम का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, काइटिनेज एंजाइम को। अगर हम कवक कोशिका से प्राप्त करना चाहते हैं क्या, डीएनए, तो उसका हम काइटिनेज एंजाइम को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और उसी का प्रयोग करके हम डीएनए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बाद में डीएनए से प्रोटीन व आरएनए आदि अलग करने के लिए प्रोटीएज व आरएनएज मतलब एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू क्लास।